नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद पर बात करने वाले हैं, गांधार। जी। सुना तो हम सब ने इसके बारे में, पर शायद उतनी गहराई से नहीं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर गांधार के इतिहास, उसके भूगोल और उसकी सांस्कृतिक अहमियत को समझें। हाँ, और ये दिलचस्प इसीलिए भी है क्योंकि अक्सर लोग गांधार सुनते ही उसे आज के कंधार से जोड़ लेते हैं। जी, अफगानिस्तान वाले। हाँ, ये होता है। जबकि जो प्राचीन गांधार महाजनपद था उसका केंद्र तो असल में आज के पाकिस्तान में था। पेशावर और रावलपिंडी वाला जो इलाका है वहां पर। अच्छा। तो ये कंधार नहीं है, ये पेशावर के पास था। और कहते हैं इसका जिक्र तो बहुत पुराने ग्रंथों में भी है, मतलब ऋग्वेद, महाभारत। बिल्कुल बिल्कुल, ऋग्वेद में भी है, महाभारत में तो है ही, अथर्ववेद में भी है। तो इसका इतिहास काफी लंबा है। हाँ। हम मान सकते हैं मोटे तौर पर कि ये 600 ईसा पूर्व के आसपास से लेकर 11वीं सदी ईस्वी तक इसका अस्तित्व रहा। 600 ईसा पूर्व से 11वीं सदी तक काफी लंबा समय है। हाँ, काफी लंबा। और जैसा मैंने कहा, पश्चिमोत्तर पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। हाँ। और राजधानी थी इसकी तक्षशिला। तक्षशिला, जिसका नाम हम सब ने सुना है। और महाभारत की बात हुई तो क्या ये वही गांधार है जहाँ की राजकुमारी गांधारी थी, धृतराष्ट्र की पत्नी? हाँ हाँ, बिल्कुल वही। गांधारी वहीं की राजकुमारी थी और उनके भाई शकुनी भी। हाँ। तो महाभारत की कहानी से इसका गहरा नाता है। और रामायण से भी कोई कनेक्शन सुनने में आता है? जी, ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के भाई भरत ने यहाँ 2 नगर बसाए थे, तक्ष और पुष्कल के नाम पर, तक्षशिला और पुष्कलावती। अच्छा, ये तो बड़ी रोचक बात है। हाँ, और देखिए ऋग्वेद में गांधार की भेड़ों का जिक्र है। उनकी ऊन की क्वालिटी के लिए वो मशहूर थे। अथर्ववेद में मुजवतों के साथ इसका नाम आता है। छांदोग्य उपनिषद में भी एक संदर्भ है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में तक्षशिला का जिक्र किया है। वायु पुराण में यहाँ के अच्छे घोड़ों की बात है। तो मतलब अलग अलग ग्रंथों में इसके निशान मिलते हैं। तो मतलब सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि असल में एक महत्वपूर्ण जगह थी ये। हाँ। शिक्षा, व्यापार। तक्षशिला का नाम बार बार आ रहा है, क्या ये सिर्फ राजधानी ही थी या? नहीं नहीं, देखिए तक्षशिला सिर्फ राजधानी नहीं थी, वो तो उस जमाने का एक तरह से ग्लोबल एजुकेशन हब था, बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र। अच्छा। हाँ, जातक कथाएं पढ़िए, उनमें बार बार आता है कि कैसे दूर दूर से राजकुमार, विद्वान सब वहां पढ़ने आते थे। कौटिल्य यानी चाणक्य का नाम भी तक्षशिला से जुड़ता है। हाँ, चाणक्य का तो सुना है। जी, तो ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित जगह थी ज्ञान के लिए। और दूसरा महत्वपूर्ण शहर था पुरुषपुर, जिसे आज हम पेशावर कहते हैं। ओके। एक तरफ तो इतना ज्ञान और संस्कृति, दूसरी तरफ ये इलाका तो हमेशा से थोड़ी उथल पुथल वाला भी रहा है, साम्राज्यों के आने जाने का। बिल्कुल रहा है। ये पहले पारसी साम्राज्य के प्रभाव में आया, फिर मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना। अशोक के समय में यहाँ बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। हाँ, अशोक और बौद्ध धर्म। जी, लेकिन शायद गांधार का जो सबसे सुनहरा दौर था वो कुषाण शासकों के समय आया। राजा कनिष्क का नाम सुना होगा आपने? हाँ, कनिष्क। उनके समय में गांधार कला, संस्कृति, व्यापार हर चीज में बहुत आगे बढ़ा। और ये जो मशहूर गांधार कला शैली है वो यहीं से निकली? एकदम सही, बिल्कुल। इसी कुषाण काल में बौद्ध धर्म के प्रभाव में और साथ ही यूनानी और रोमन कला के संगम से बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनाने की एक नई, बहुत ही यथार्थवादी शैली विकसित हुई। मतलब पूरब और पश्चिम का मेल? हाँ, एक तरह से ये पूरब और पश्चिम की कला का फ्यूजन था, जिसने आगे चलकर बहुत प्रभाव डाला। और पुरुषपुर यानी पेशावर वो कुषाणों की राजधानी भी बनी। तो ये पूरा क्षेत्र एक वाइब्रेंट कल्चरल सेंटर बन गया था। इतना कुछ होने के बाद, इतना समृद्ध इतिहास, फिर इसका पतन कैसे हुआ? ये महाजनपद खत्म कैसे हो गया? देखिए, समय के साथ चीजें बदलती हैं। 7वीं सदी में जब चीनी यात्री हुएनसांग आए थे, तब भी यहाँ बौद्ध धर्म काफी अच्छी स्थिति में था। उन्होंने इसका जिक्र किया है। अच्छा। लेकिन उसके बाद 8वीं-9वीं सदी से मध्य एशिया से हमले शुरू हुए, मुस्लिम आक्रमण, जैसे याकूबे लेस, फिर महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन। इन लोगों के हमले तेज हो गए। तो स्थानीय राजाओं ने कोई प्रतिरोध नहीं किया? किया, बिल्कुल किया। जो हिंदू शाही राजा थे, उन्होंने काफी लंबे समय तक मतलब डट के मुकाबला किया। लेकिन धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होता गया और एक बड़ा झटका तब लगा जब लगभग 990 ईस्वी के आसपास लमगान का जो महत्वपूर्ण किला था वो उनके हाथ से चला गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये पूरा इलाका बाहरी शासकों के नियंत्रण में आता गया और यहाँ की जो पुरानी पहचान थी वो बदलने लगी।
धर्म परिवर्तन भी हुआ। तो इस तरह से वो प्राचीन गांधार महाजनपद इतिहास का हिस्सा बन गया। काफिरिस्तान जैसे कुछ इलाके जरूर बचे रहे कुछ समय तक। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो गांधार एक बहुत पुराना प्रभावशाली महाजनपद था, पश्चिम उत्तर भारत में स्थित, महाभारत काल से जुड़ाव, तक्षशिला जैसा महान शिक्षा केंद्र, कुषाण काल में कला, खासकर गांधार कला का जन्मस्थान, जी, कई साम्राज्यों का हिस्सा रहा और फिर बाहरी आक्रमणों के कारण धीरे धीरे इसका पतन हो गया। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही सार बताया। और आखिर में सोचने वाली बात यह है कि भले ही गांधार एक राजनीतिक इकाई के तौर पर खत्म हो गया, लेकिन वहां जो संस्कृतियों का मेल हुआ था, विचारों का आदान प्रदान हुआ था, कला का जो विकास हुआ था, क्या उसका असर वहीं खत्म हो गया होगा या उसके निशान, उसकी गूंज आज भी हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखाई देती है? ये एक सवाल है। गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हाँ, ताकि नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।